हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है पूर्वी, इसके चैप्टर नंबर 7 माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। रीडिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 94 और पेज नंबर 95 पे दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कॉज एंड इफेक्ट टेबल दी गई है। यहाँ पर कॉज का मतलब हो गया कारण, और उसके इफेक्ट क्या है वो यहाँ पर बताने हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे तो कॉज दिया हुआ है, इफेक्ट लिखना है। सेकंड में देखेंगे तो इफेक्ट दिया गया है यहाँ पर और ये कॉज लिखना है। थर्ड में कॉज दिया गया है, इफेक्ट लिखना है। और फोर्थ में कॉज दिया गया है, इफेक्ट लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या कॉजेज या क्या क्या इफेक्ट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं कॉज क्या दिया गया है। फर्स्ट, आनंद सेट अप हिज बर्गर अलार्म एंड रिग्ड इट टू वर्क व्हेन द डोर वॉज ओपन सॉफ्टली। जैसा कि हमने चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी पढ़ा था, इस चीज़ को समझा था कि आनंद ने अपना जो बर्गर अलार्म बनाया था उसको इस तरीके से सेट किया था वो बर्गर अलार्म किस कंडीशन में काम करता, जब डोर को, दरवाजे को सॉफ्टली ओपन किया जाता, तभी वो जो चोर अलार्म उसने बनाया था तभी वो काम करता। तो आनंद ने इस तरीके से अपने बर्गर अलार्म को सेट किया था। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा था, अगर आपको याद हो तो जब पापा अंदर आए थे, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था, तो वो भी हमेशा क्या करते थे कि सॉफ्टली ही ओपन करते थे डोर को। तो उन्होंने जब सॉफ्टली ओपन किया था तो ये जो पानी था, जो बर्गर अलार्म बना हुआ था, इसमें जो पानी था वो उनके सर के ऊपर गिर गया, तो पूरा भीग गए थे। तो यहाँ इसके इफेक्ट में देखिए हम क्या लिखेंगे, पापा गॉट वेट, यानी कि पापा भीग गए थे। व्हेन ही ओपन द डोर, जब उन्होंने दरवाज़ा खोला। यहाँ पर ये ओपन की बजाय ना ओपन लिखिएगा, OPENED। पापा गॉट वेट व्हेन ही ओपन द डोर, यानी कि जब पापा ने दरवाज़ा खोला तो वो भीग गए थे। अब सेकंड में देखिए यहाँ इफेक्ट दिया गया, कॉज बताना है। अनीता वॉज एबल टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आनंद फेस्ड द कॉन्सिक्वेंसेज अलोन, यानी कि अगर कोई भी गड़बड़ होती तो सारे जो उसका प्रभाव पड़ता, जो भी उसका ब्लेम आता वो आनंद पे आता, सारे कॉन्सिक्वेंसेज उसी को फेस करने पड़ते। और जो अनीता थी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर सकती थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकती थी। तो ये तो हुआ इफेक्ट। तो इसका कॉज क्या है वो यहाँ पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉज में हमने क्या लिखा, जैसा कि चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी हमने देखा था कि अनीता ने आनंद से क्या कहा था। अनीता ने कहा था, रिमेंबर इफ़ पापा आस्क, याद रखना कि अगर पापा ने पूछा आई एम नॉट इन्वॉल्व, तो मैं इसमें नहीं पढ़ूंगी, मतलब फिर मैं कह दूंगी कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो इसी से हमें ये इफेक्ट पता चलता है, जो इफेक्ट हमने पढ़ा। यही से ये जो हमने कॉज यहाँ पर लिखा है, इसके याद रखना कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई, पापा ने पूछा, तो मैं कह दूंगी मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। यही से हमें ये इफेक्ट पता चलता है कि अनीता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर सकती थी, जबकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते, जो भी रिजल्ट होते, वो आनंद को अकेले ही फेस करने थे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए हमें कॉज दिया गया है, वी वॉच द मूवी बैक टू द फ्यूचर, यानी कि हमने मूवी देखी थी बैक टू द फ्यूचर। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो इफेक्ट यहाँ पर हमें लिखना है। तो जैसा कि हमने स्टोरी में भी रीड किया था कि जब इन्होंने मूवी देखी थी बैक टू द फ्यूचर, तो आनंद ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी एक टाइम मशीन बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आनंद डिसाइडेड टू इन्वेंट द टाइम मशीन, यानी कि जब आनंद ने ये मूवी देखी, सब नहीं देखी थी, पूरी फैमिली ने देखी थी ये मूवी, तो जब ये मूवी उन्होंने देखी तो आनंद ने डिसाइड किया कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट में भी हमें कॉज दिया गया है और इफेक्ट लिखना है। पापा फर्मली सेड नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन, यानी पापा ने दृढ़ होकर कहा कि टाइम मशीन को ट्राई नहीं किया जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा था कि मदर को थोड़ा सा सहानुभूति आई थी आनंद के लिए कि इसने इतनी मेहनत करके ये टाइम मशीन बनाई है और अब इसको मना कर दिया गया यूज़ करने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे कि माँ के मन में सहानुभूति आ गई थी आनंद के लिए। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, मदर सिंपैथाइज्ड विद आनंद, यानी कि माँ को आनंद के प्रति सहानुभूति आ गई थी क्योंकि पापा ने इस टाइम मशीन को ट्राई करने से मना कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, डू यू थिंक आनंद वॉज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग द टाइम मशीन, इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा भी था कि माँ ने आनंद से कहा था कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते
क्योंकि वो मम्मा और पापा, माँ और पापा बाहर कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम टाइम मशीन के साथ कुछ भी नहीं करोगे। तो उसने ये प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं टाइम मशीन के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। तो उसने ये प्रॉमिस अपना निभाया भी था, उसने कुछ भी नहीं किया था। ये तो बोपा जब घर में आ गया था तो उसने टाइम मशीन के साथ कुछ छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से वो कहीं टाइम में शायद पीछे की तरफ कहीं चला गया था। तो आनंद ने अपना प्रॉमिस पूरा निभाया था। तो देखिए हमने क्या लिखा है, यस। यहाँ पर हमने लिखा यस आनंद वॉज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग नॉट डूइंग एनीथिंग विद द टाइम मशीन। यानी आनंद ने जो ये प्रॉमिस किया था कि मैं टाइम मशीन के साथ कुछ भी नहीं करूँगा, तो उसने अपना प्रॉमिस निभाया। ही डिड नॉट ट्राई टू वर्क इट आउट। उसने टाइम मशीन को चला कर या उसको एक्सपेरिमेंट करके उसने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इसको चला कर देखूँ, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। इट वॉज बाय चांस दैट बोपा एंटर्ड दियर हाउस। ये तो अचानक ऐसा हुआ कि बोपा उनके घर में आ गया। एंड देन हिज रूम, और फिर वो आनंद के रूम में चला गया। देयर ही फिजिटेड। फिजिटेड मतलब उसने जाके कुछ छेड़खानी की विद द टाइम मशीन एंड सो द हैवॉक वॉज कॉज्ड। हैवक मतलब गड़बड़, यानी कि जब बोपा घर में आया और आनंद के कमरे में गया और वहाँ पर उसने कुछ छेड़खानी की, कुछ चलाने की कोशिश की टाइम मशीन को, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई और वो टाइम में कहीं पीछे की तरफ चला गया और फिर उसके बाद वो कभी उनको नज़र नहीं आया। तो हैवक का मतलब होता है बहुत बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाना। अब हम देखेंगे लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 98 पे दिया गया। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकरेंस। यहाँ पर हमें कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जो इसी स्टोरी में से है और हमें ये बताना है इनमें इनका ऑर्डर क्या, यानी सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने ये ऑर्डर लिख दिया है, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 4th नंबर पे इधर दिया गया है ना, ये एग्जैक्टली आएगा 1st नंबर पे, यानी कि सबसे पहले ये हुआ। क्या हुआ था, अनीता वेक्स आनंद अप। अनीता आनंद को उठाती है। इन्फॉर्मिंग हिम दैट समवन इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू द हाउस, और उसे इन्फॉर्म करती है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद 2nd नंबर पे ये वाला इवेंट हुआ जो यहाँ फर्स्ट पे दिया गया है, ये हुआ 2nd नंबर पे। तो उसके बाद क्या हुआ, यानी पहले तो अनीता ने आनंद को उठाया और उसे बताया कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। द डोर स्विंग्स ओपन, डोर फटाफट तेज़ी से खुला। एंड दे सी बोपा, यानी कि डोर तेज़ी से खुलता है और वो बोपा को देखते हैं। स्टैंडिंग देयर विद एन एवरग्रीन, और उसके वो देखते हैं कि बोपा उनके सामने खड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बुरी सी दिखने वाली एक मुस्कान थी, एक मुस्कुराहट थी, मतलब वो गंदे तरीके से हंस रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ, वो ये वाला है, ये जो यहाँ पर ये वाला, यानी कि जो 5th नंबर पे दिया गया, ये 3rd इवेंट है। ये था 1st, ये था 2nd और ये है 3rd। आनंद मिस रीड्स बोपा इनटू एंटरिंग हिज रूम इंस्टेड ऑफ हिज फादर्स रूम, यानी कि आनंद बोपा को ये गलत बताता है, क्योंकि बोपा ने क्या पूछा था कि तुम्हारे फादर का रूम कहाँ है, तो उसने क्या बताया था, उसने अपने रूम में भेज दिया था। तो वही लिखा है, आनंद मिस रीड्स बोपा इनटू एंटरिंग हिज रूम। आनंद झूठ बोलकर उसको अपने रूम में भेज देता है इंस्टेड ऑफ हिज फादर्स रूम, बजाय इसके कि वो उसको अपने फादर के रूम में भेजने के बजाय उसने बोपा को अपने रूम में भेज दिया। ये हुआ 3rd नंबर पे। इसके बाद 4th नंबर पे ये वाला इवेंट है, मिसेस शर्मा, हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन अनलॉक द डोर एंड एंटर द हाउस टू हेल्प द चिल्ड्रन, यानी कि मिसेस शर्मा, उनके हस्बैंड और डॉक्टर मोहन दरवाजे को खोलते हैं और बच्चों की मदद के लिए घर में आ जाते हैं। ये इवेंट हुआ 4थे नंबर पे। अब उसके बाद 5वें नंबर पे ये वाला इवेंट हुआ, बोपा इज़ नोवेयर टू बी फाउंड। अब वो जब अंदर आ जाते हैं बच्चों के साथ मिलकर, वो ढूंढते हैं, बोपा कहीं नज़र नहीं आता। बट हिज ग्रीन स्कार्फ इज़ राइंग नियर द टाइम मशीन, लेकिन उसका ग्रीन स्कार्फ मिलता है टाइम मशीन के पास ही पड़ा हुआ, वो नीचे गिरा हुआ मिलता है। तो ये वाला इवेंट आएगा 5वें नंबर पे। अब हम देखेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 99, 100 और 101 पे दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पर आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं जो इसी चैप्टर से, इसी स्टोरी से लिए गए हैं। तो एक एक करके पहले तो हम इन एक्सट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे और इन एक्सट्रैक्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं फिर हमें उनके आंसर भी देने हैं। पहला एक्सट्रैक्ट देखिए, ये सब हम स्टोरी में यानी चैप्टर की रीडिंग वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। देखिए क्या कहा गया, बिफोर बिगनिंग दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी को शुरू करने से पहले, लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि अनीता यहाँ पर कुछ आपको बैकग्राउंड क्लियर करती है, वो अपने बारे में कुछ बताती है कि बैकग्राउंड क्या है इस स्टोरी का, ताकि स्टोरी समझना आपके लिए ईजी हो जाए। इसीलिए वो कहती है बिफोर बिगनिंग दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, के पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देती हूँ। आई एम अनीता, मैं अनीता हूँ, 14 ईयर्स ओल्ड, मैं 14 साल की हूँ। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर दैन मी, मेरा भाई आनंद मुझसे 1 साल छोटा है।
कोस्ट ऑल दैट हु हैव विद हिज बर्गलर अलार्म, और उसने जो बर्गलर अलार्म बनाया था, जो चोर अलार्म बनाया था, उसकी वजह से घर में काफ़ी हंगामा हो गया, परेशानी हो गई। द ट्रबल विद हिम इज़ दैट ही थिंक्स ही इज़ अ साइंटिस्ट, और ये भी बताती है अनीता कि मेरा जो भाई है आनंद, उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसे लगता है कि वो एक साइंटिस्ट है। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, वो हर प्रकार के इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, उसे पसंद है। टूल्स के साथ वो छेड़छाड़ करता रहता है। डायनामोज यानी कि जनरेटर, ये सब हमने रीडिंग वीडियो में आपको समझाए थे इन सब के मतलब। प्लैंक्स ऑफ वुड यानी लकड़ी के तख्ते, एंड थिंग्स लाइक दैट, यानी वो इस तरीके की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस, वो अलग अलग आविष्कार करता रहता है। दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू, लेकिन जो सोच के वो आविष्कार करता है ना कि ये मैं आविष्कार करूँगा तो ये काम करेगा, वैसा कोई काम उसका आविष्कार मतलब अल्टीमेटली फिर पता चलता है कि इस आविष्कार ने वैसा कोई काम किया ही नहीं। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि यहाँ पर हमें जो ये सेंटेंस दिया गया है इसको हमें यहाँ पर ये कंप्लीट करना है, और इसके लिए हमें यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही ऑप्शन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब ये सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन अनीता सेज, जब अनीता कहती है, लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, जब अनीता कहती है लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो क्या कर रही है, वो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड बता रही है, एक तरह से समरी बता रही है ताकि आपको आगे स्टोरी पूरी ईजिली समझ में आ जाए। शी वॉन्ट्स टू, तो यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा समराइज द सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर्स, तो वो यहाँ पर सिचुएशन की समरी बता रही है, शॉर्ट में बता रही है, ताकि जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो आसानी से इस स्टोरी को समझ सके। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समराइज। तो यहाँ पर हमने लिख के भी दिखा दिया कि यहाँ पर आपको ये समराइज लिखना है, तो इसका सही आंसर होगा समराइज, कि वो यहाँ पर जो अनीता है वो ये जब कहती है कि लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, तो वो यहाँ पर इस स्टोरी की को समराइज कर रही है, उसकी समरी बता रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है। आनंद लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, यानी कि आनंद को हर प्रकार के इलेक्ट्रिक गैजेट्स के साथ छेड़खानी करना अच्छा लगता है। दिस मीन्स दैट ही इन्जॉयस डैश गैजेट्स, यानी कि यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसका मतलब क्या है, कि वो गैजेट्स के साथ क्या करता है। तो ए ऑप्शन है डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग, कि वो उनको डिसमेंटल करता है फिर क्रिएट करता है, या फिर ये तो ऑप्शन सही नहीं है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, लेबलिंग और नेमिंग, ये भी सही नहीं है। सी ऑप्शन रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग, तो ये जो सी ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये सी ऑप्शन ही आना चाहिए, यही सही है। डी को पढ़ लेते हैं, करेक्टिंग एंड डिस्प्लेइंग, ये भी सही नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि आनंद को टिंकरिंग करना अच्छा लगता है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, कि उसे रिपेयरिंग करना और इम्प्रूविंग करना, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में कुछ इम्प्रूव करना उसको अच्छा लगता है। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट सुटेबली डिस्क्राइब्स आनंद्स पर्सनैलिटी, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि आनंद की जो पर्सनैलिटी है उसको सही से डिस्क्राइब करता है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, मैथोडिकल एंड कॉशियस, ये तो सही नहीं लग रहा। ये इसका तो ये मतलब है कि बड़ा ध्यान से पूरी सतर्कता के साथ एकदम अलर्ट होकर वो रहता है, ऐसा तो इतना हमें स्टोरी में नहीं लगा। बी ऑप्शन देखते हैं, क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, ये बिल्कुल सही है कि इससे हमें उसका सही जो पर्सनैलिटी है ना पता चलती है, वो क्रिएटिव भी है और एक्सपेरिमेंटल भी है। सी और डी पढ़ लेते हैं। सी है आपका एनर्जेटिक एंड हैस्टी, यानी कि बहुत एनर्जेटिक है और जल्दबाजी में काम करता है, ये उतना बेटर नहीं लग रहा। बी ऑप्शन ही ज़्यादा सही लग रहा है। और डी देखते हैं, शाई एंड रिजर्व्ड, ऐसा भी वो बिल्कुल नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जिस तरीके से स्टोरी में उसको बताया गया आनंद को, तो वो क्रिएटिव दिखता है और एक्सपेरिमेंटल दिखता है। अब इसी एक्सट्रैक्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंपेयर व्हाट अनीता थिंक्स ऑफ हर ब्रदर आनंद विद व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट हमने अभी पढ़ा ऊपर, इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर हमें कंपैरिजन करना है कि अनीता अपने भाई आनंद के बारे में क्या सोचती है और आनंद अपने बारे में क्या सोचता है, इसका कंपैरिजन हमें करना है। तो इसके आंसर में देखिए हम क्या लिखेंगे। अनीता थिंक्स दैट हर ब्रदर मेक्स टू मच ऑफ नॉइज अबाउट हिज इन्वेंशंस एंड थिंक्स टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ। अब इसको ध्यान से समझिए। अनीता को ये लगता है कि उसका जो भाई है वो अपनी इन्वेंशंस के बारे में शोर बहुत मचाता है, कि मैं मतलब जब भी वो कोई इन्वेंशन करता है तो उसको हाईलाइट बहुत करता है, ठीक है, नॉइस बहुत करता है उसके बारे में। और उसके अलावा वो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने लिए सोचता है कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वेयर एज
इन रियलिटी ही इज़ नॉट एबल टू इन्वेंट थिंग्स विच कैन एक्चुअली बी यूज्ड। अब इसको ध्यान से समझिए, जबकि ऐसा होता यह है कि वो कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट नहीं करता जिसको एक्चुअली यूज़ किया जा सके। यानी कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत कुछ इन्वेंट कर सकता हूँ, बहुत कुछ बना सकता हूँ, लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाता जो एक्चुअली में यूज़ की जा सके। तो ये जो थिंकिंग है ये है अनीता की अपने भाई आनंद के बारे में। अब आनंद अपने बारे में क्या सोचता है वो देखते हैं। वेयर एज आनंद थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ साइंटिस्ट, जबकि आनंद अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। एंड सो ही कीप्स ऑन वर्किंग विद गैजेट्स ट्राइंग टू क्रिएट न्यू इन्वेंशंस। इसीलिए वो गैजेट्स के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लगा रहता है, गैजेट्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करने में लगा रहता है और नई नई इन्वेंशंस क्रिएट करने में लगा रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है और उसको लगता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। अब हम सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं जो इसी चैप्टर से, इसी स्टोरी से हमें दिया गया है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स। जैसे कि स्टोरी में भी हमने पढ़ा था कि अनीता ये कहती है कि मैं बस बोपा को बताने वाली थी ऊपर जाने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि बोपा ने पूछा था कि तुम्हारे फादर का रूम कहाँ पर है, तो अनीता उसे बताने वाली थी कि रूम ऊपर है, लेकिन तभी आनंद ने क्या किया था, आनंद ने बोपा को अपने कमरे में भेज दिया था। उसने कहा था कि फादर का कमरा बिल्कुल नेक्स्ट वाला कमरा, जो कि एक्चुअली में आनंद का कमरा था। वैन आनंद सेट क्विकली, तभी आनंद ने फटाफट से कहा द वन नेक्स्ट टू दिस वन, यानी कि हम जिस कमरे में है इससे नेक्स्ट कमरा ही फादर का है, तो वो बोपा को वहाँ भेज देता है अपने कमरे में। तब अनीता ने आनंद से क्या कहा, यो सिली गूज, यानी उसने अपने भाई आनंद को कहा तुम बेवकूफ़ हो। आई सेड एंगरली, यानी उसने गुस्से में कहा। एज सुन एज द मैन हैड गोन, यानी कि जैसे ही आनंद ने पहले तो बोपा से कहा कि नेक्स्ट कमरा ही फादर का है, तो उसने वहाँ भेज दिया, जो कि एक्चुअली में आनंद का कमरा था। तब इसने अनीता ने उससे कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, और गुस्से में बोला जैसे ही बोपा वहाँ से बाहर गया। दैट्स योर रूम, वो तो तुम्हारा कमरा है। ही विल कम बैक एज मैड एज मैड कैन बी, यानी कि उसको ये डर था कि अब जब उसे पता चलेगा ये तो तुम्हारा कमरा है, फादर का कमरा नहीं है, तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। अनीता को इस बात का डर था। तब आनंद ने क्या कहा देखिए, एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, लेकिन कम से कम हमें सोचने के लिए कुछ टाइम तो मिलेगा, ये आनंद ने बोला। आनंद सेड ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, यानी उसको लाइट स्विच ढूंढने में भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। लेट्स शाउट, चलो चीखते हैं, यानी शोर मचाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम, यानी कि पहले तो एक धमाके की आवाज़ आई और फिर एक चीख की आवाज़ आई। मोर स्ट्रेंज नॉइजेस एमर्ज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, और उस रूम से यानी आनंद के रूम में से जहाँ बोपा गया था और वहाँ पर वो टाइम मशीन भी पड़ी थी, अब वहाँ से कई अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। अ फ्यू मफर्ड थम्स एन इरीवाइन एंड अ लो हमिंग साउंड। तो यहाँ पर जो ये शब्द यूज़ हुए हैं इनको एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कैसी आवाज़ें आ रही थी, अ फ्यू मफल्ड थम, कुछ दबी हुई धमाकों, हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद एन इरी वाइन, यानी कि कुछ करहाने की आवाज़ें आ रही थी। एंड लो, कुछ और धीमी आवाज़ें भी आ रही थी। हमिंग साउंड, यानी जैसे कि कुछ गुनगुनाहट जैसी आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ें भी आ रही थी। अब इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद अ सुटेबल रीज़न। यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया, इसको कंप्लीट करना है सुटेबल रीज़न से। अनीता वॉज एंग्री विद आनंद बिकॉज, अनीता आनंद से गुस्सा थी, क्यों, तो बिकॉज के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज आनंद डायरेक्टेड बोपा टू हिज रूम, क्योंकि आनंद ने बोपा को उसके खुद के रूम में भेज दिया था। यानी कि बोपा ने कहा था कि फादर का रूम बताओ, और आनंद ने क्या किया, उसे अपना रूम बता दिया कि जो नेक्स्ट रूम है वही फादर का रूम है, जो एक्चुअली में खुद आनंद का रूम था। तो यहाँ पर अब इसको एक साथ पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, अनीता वॉज एंग्री विद आनंद बिकॉज आनंद डायरेक्टेड बोपा टू हिज रूम, यानी कि अनीता आनंद से गुस्सा थी क्योंकि आनंद ने बोपा को अपने रूम में भेज दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, आनंद का वो कौन सा एक्शन है, आनंद का वो कौन सा काम है जिससे हमें उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है, हमें पता चलता है कि वो मतलब सही समय पर सही सोचता था, सही डिसीजन लेता था। इसका आंसर देखिए, आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड बाय डायरेक्टिंग बोपा टू हिज रूम एंड नॉट हिज फादर्स, यानी आनंद की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इस बात से पता चलती है कि आनंद ने बोपा को अपने रूम में भेज दिया था, अपने फादर के रूम में नहीं भेजा था। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वट माइट बी द कॉज ऑफ द स्ट्रेंज नॉइजेस एमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, यानी कि नेक्स्ट रूम से वो जो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी
उन आवाज़ों के आने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, हमें इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन देखते हैं, द इंट्रूडर मूविंग फर्नीचर अराउंड, यानी जो इंट्रूडर, वो जो बोपा चोरी करने के लिए उनके घर में घुस आया था, वो फर्नीचर को यहाँ वहाँ खिसका रहा था, मूव कर रहा था। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कैसे देखते हैं, आनंद्स टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, आनंद की टाइम मशीन एक्टिवेटेड हो गई थी। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जब बोपा आनंद के रूम में गया था तो उसने आनंद की मशीन, उस टाइम मशीन के साथ कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की और वो एक्टिवेट हो गई होगी, जिसकी वजह से फिर ये अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आनंद्स टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड। के आनंद की जो टाइम मशीन थी ना, वो एक्टिवेट हो रही थी, जिसकी वजह से ये अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। सी और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द इंट्रूडर लोकेटिंग द राइट स्विच, के वो जो अंदर घुस आया था बोपा इंट्रूडर, वो राइट स्विच ढूंढ रहा था, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। डी, आनंद्स इन्वेंशन मेल फंक्शनिंग, के आनंद की जो इन्वेंशन थी, जो टाइम मशीन थी, वो सही से काम नहीं कर रहे थे, ये भी सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन है बी, कि आनंद की टाइम मशीन एक्टिवेट हो रही थी, जिसकी वजह से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेयर इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा, इसमें किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का माहौल है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ए में दिया गया रिलैक्सिंग, बी में दिया गया पीसफुल, रिलैक्सिंग हो गया मतलब जैसे रिलैक्स मूड में होते हैं सब, पीसफुल यानी सब शांति है। सी यानी कि टेंस, सी में दिया गया टेंस यानी कि टेंस सिचुएशन है। डी में है सैड यानी कि दुखी। ई है सस्पेंसफुल यानी कि कुछ पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्टली हुआ क्या है, सस्पेंस है। एफ है जॉयफुल यानी खुशियों वाला है। अब इसमें से हमें ये, अब देखिए ये ए बी सी डी ई एफ, ये तो ऑप्शन हो गए। अब हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं वो यहाँ से है, ये जो स्मॉल ए दिया गया है, कि ए ऑप्शन, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन, क्या ये सही है, या फिर ये वाला बी ऑप्शन देखिए कि बी और एफ सही है, या फिर ये सी ऑप्शन सी और ई सही है, या डी ऑप्शन की सिर्फ डी सही है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, कि हमें कैसे पता चलेगा कि सही ऑप्शन क्या होने वाला है इधर। देखिए अगर हम कहते हैं कि ये वाला ऑप्शन हम सही लेते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई सही हैं। तो क्या यहाँ पे रिलैक्सिंग मूड था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन तो रिलैक्सिंग है, तो ये तो गलत हो गया। हम यहीं से चेक कर लेते हैं, रिलैक्सिंग तो नहीं था। बी देखते हैं, बी एंड एफ, बी मतलब पीसफुल, क्या पीसफुल सिचुएशन है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, सी एंड ई, सी मतलब टेंस एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल है। और ई मतलब सस्पेंसफुल यानी कि कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या, वो एक सस्पेंस बना हुआ है, तो यही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी, जिसमें सी और ई दोनों आ जाते हैं। सी का मतलब यहाँ पर हो गया टेंस एटमॉस्फेयर है, और ई का मतलब हो गया सस्पेंसफुल है, तो सही ऑप्शन ये वाला हो गया। डी देख लेते हैं, ओनली डी, ओनली डी मतलब कि सिर्फ सैड वाला, ये भी सही नहीं होगा, तो ये डी भी सही नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंप्लीट द टेबल विद द सुटेबल ट्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ट्रेड्स का मतलब होता है क्वालिटीज़। यहाँ पर हमें ये कैरेक्टर्स की क्वालिटीज़ यानी ट्रेड्स बतानी है। एक तो हमें आनंद की ट्रेड्स बतानी है, और एक यहाँ पर अनीता की ट्रेड्स बतानी है, और यहाँ पर हमें इस कॉलम में एविडेंसेस दिए गए हैं। तो हम जब इन एविडेंसेस को पढ़ेंगे जो इसी स्टोरी से दिए गए हैं, तो फिर हमें ये ट्रेड्स पता चल जाएंगी। चूज़ द ट्रेड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, और यहाँ पर हमें ये ट्रेड्स दी गई है, इनमें से हमें कहाँ पर कौन सी ट्रेड, कौन सी क्वालिटी कहाँ पर लिखनी है वो हमें चेक करना है। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमें ये करके भी दिखाया गया है। तो पहले तो आनंद की यहाँ पर 3 ट्रेड्स हमें बतानी है, एक तो करके दिखाई गई है, सेकंड हमें करनी है, थर्ड करनी है। फिर भी ये फर्स्ट वाले को एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट देखिए, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ गॉट ऑन पापास नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। ऐसा नहीं था कि पहली बार उसने पापा को इस कंडीशन में डाला था, ऐसे डरा दिया था। वो पहले भी कई बार इस तरीके से मतलब कर चुका था इस तरीके की चीज़ें, कि कईयों को इतना डरा देता था, ऐसे लगता था कि बस जान ही निकल जाएगी। तो इससे हमें आनंद की कौन सी ट्रेट, कौन सी क्वालिटी पता चलती है? बोदरसम, यानी कि वो परेशान करने वाला था, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला था। हो सकता है कि उसकी इंटेंशन ऐसी ना रहती हो, लेकिन उसे लगता था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो कुछ नई नई चीज़ें बनाता रहता था, तो उसकी वजह से बाकी सदस्य जो थे घर के, बाकी जो परिवार के सदस्य थे, जो मेंबर्स थे फैमिली के, उनको परेशानी होती थी। अब सेकंड एविडेंस देखते हैं। ही लव्स टिंकरिंग
विद ऑल सोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, यानी जो आनंद है वो हर प्रकार के इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ कुछ छेड़खानी करता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इसके अलावा टूल्स के साथ भी वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। डायनामोज यानी कि जनरेटर के साथ भी एक्सपेरिमेंट करता है। प्लैंक्स वुड, लकड़ी के तख्तों के साथ भी, एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरीके की चीज़ों के साथ वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू, और वो हमेशा इस तरीके की इन्वेंशन, ऐसे आविष्कार करता रहता है जो कभी वो काम नहीं करते जिसके लिए उसे बनाया गया था। यानी वो जब भी सोचता है ना इस काम के लिए मैं ये इन्वेंशन करता हूँ, तो इन्वेंशन जब भी वो करता है तो वो इन्वेंशन वो काम नहीं कर पाती कभी भी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ही क्रिएटिव है, अलग अलग चीज़ों के साथ छेड़खानी करके कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो ये वाला बोदरसम तो हम यूज़ कर ही चुके, यहाँ पर दिया ही गया था। यहाँ पर जो सही वर्ड आएगा वो होगा क्रिएटिव, क्योंकि यहाँ से हमें आनंद के बारे में यही पता चलता है कि वो काफ़ी क्रिएटिव है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रिएटिव। क्रिएटिव है यानी कि नई नई चीज़ें करने में उसका बहुत इंटरेस्ट है, नई नई काम, नई नई चीज़ें करता रहता है। अब ज़रा ये थर्ड एविडेंस देखिए, नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। ये कौन कह रहा है? आनंद कह रहा है। आई हैव प्लान इट आउट केयरफुली, मैंने हर चीज़ बड़े अच्छे से प्लान की है। सी द ब्लू प्रिंट, इसका ब्लू प्रिंट देखो। तो इससे हमें आनंद का क्या पता चलता है? कॉन्फिडेंट, कि आनंद बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पर सही वर्ड ये वाला रहेगा कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर आनंद की जो क्वालिटी, जो ट्रेट हमें पता चली वो है कॉन्फिडेंट, कि आनंद बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही उसमें आत्मविश्वास है। ठीक है, अब आते हैं अनीता की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनीता की जो क्वालिटीज़ हैं उन पर। तो ये एविडेंस देखते हैं। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवर सेल्व्स माँ। तो जब इनके आनंद और अनीता के पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे थे तो अनीता ने अपनी माँ से कहा था कि अब हम इतने बड़े हो गए कि अपनी देखभाल हम कर सकते हैं। तो इससे हमें अनीता की कौन सी क्वालिटी पता चलती है? यहाँ से अगर हम देखें, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रिस्पॉन्सिबल। अब अनीता की अगली जो कैरेक्टर्स, अगली जो ट्रेट है, जो अगली क्वालिटी है वो यहाँ से देखते हैं। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज़ ओपनिंग द डोर। तो जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि आनंद ने एक चोर अलार्म बनाया था, एक बर्गलर अलार्म बनाया था, और उसने उसको ऐसे सेट किया था कि अगर कोई चोर चुपके से दरवाज़ा खोलेगा तो उसके ऊपर वो पानी गिर जाएगा। तो अनीता को जब ये उसका पता चला इन्वेंशन का, तो उसने उससे पूछा कि अलार्म को ये कैसे पता चलेगा कि चोर ने ही दरवाज़ा खोला है। तो यहाँ पर कौन सी क्वालिटी हमें पता चल रही है? क्यूरियस, यानी कि वो काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि उसको ये चीज़ें, मतलब जब उसने सुना तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही उसने मान लिया, उसने उसके अंदर उत्सुकता है, तभी उसने उसके बारे में, इन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूरियस। अब देखते हैं ये वाला जो इवेंट है, ये वाला जो यहाँ पर हमें एविडेंस दिया गया है, इस एविडेंस में क्या कहा गया है? नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम, यानी कि इससे पहले कि कोई घर आ जाए, जो भी सब सामान तुमने ये बिखेर रखा है इसे समेट लो। ये अनीता ने किसको कहा था? आनंद से कहा था। तो यहाँ पर हमें अनीता की कौन सी क्वालिटी पता चलती है? केयरफुल, कि काफ़ी केयरफुल भी है, यानी कि सावधान है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? केयरफुल। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये तीन क्वालिटीज़ यहाँ पर हमें पता चली आनंद की, और यहाँ पर ये तीन क्वालिटीज़ यानी तीन ट्रेड्स पता चली अनीता की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट प्रॉम्प्टेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म, यानी कि आनंद को बर्गलर अलार्म बनाने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आनंद प्रेरित हुआ चोर अलार्म यानी बर्गलर अलार्म बनाने के लिए? तो इसका आंसर है आनंद वॉज प्रॉम्प्टेड टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन द लोकेलिटी, यानी कि उनकी लोकेलिटी में, उनके मोहल्ले में बहुत सारी चोरियां हो गई थी, जिसकी वजह से आनंद प्रेरित हुआ एक बर्गलर अलार्म बनाने के लिए, एक चोर अलार्म बनाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डिड आनंद्स फादर बिकम द टारगेट ऑफ द बर्गलर अलार्म, यानी कि आनंद के फादर उस बर्गलर अलार्म यानी कि उस चोर अलार्म का टारगेट कैसे बन जाते हैं, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हमने लिखा है आनंद्स फादर बिकेम द टारगेट ऑफ द बर्गलर अलार्म एज ही ऑलवेज ओपन द डोर सॉफ्टली, यानी कि आनंद के फादर उस चोर अलार्म, उस बर्गलर अलार्म का टारगेट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो हमेशा जो डोर था उसको वो सॉफ्टली खोलते थे। अब जो चोर अलार्म आनंद ने बनाया था वो इस तरीके से बनाया था कि जब भी कोई चोर एकदम सॉफ्टली उस डोर को खोलेगा तो उसके ऊपर वो पानी गिर जाएगा। तो आनंद के जो फादर थे वो भी आराम से ही डोर खोलते। तो ऐसे एक दिन उन्होंने आराम से डोर खोला और वो जो बर्गलर अलार्म था जिसकी वजह से वो पानी उनके ऊपर ही गिर गया था।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड आनंद्स पेरेंट्स एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडियाज़, यानी कि आनंद के दिमाग में जो नए नए आइडियाज़ आते थे तो आनंद के पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करते थे उसके आइडियाज़ पे, और आनंद की जो सिस्टर थी अनीता वो किस तरीके से रिएक्ट करती थी उसके आइडियाज़ पे। तो इसका आंसर देखते हैं। आनंद्स पेरेंट्स नेवर एनकरेज्ड हिम, यानी कि आनंद के पेरेंट्स ने कभी भी उसको एनकरेज नहीं किया, कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया। वेयर एज हिज सिस्टर हैड टू गेट इन्वॉल्व, लेकिन उसकी सिस्टर को इन्वॉल्व होना पड़ता था उसके साथ, उसकी सिस्टर को चाहे वो चाहे या ना चाहे उसको लगना पड़ता था उसके साथ उसकी इन्वेंशन में उसको सपोर्ट करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वॉज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिंजेस। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब आनंद बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता था अपनी इन्वेंशन में, कि वो जब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था उस पर बहुत ज़्यादा वो खो जाता था, बहुत ज़्यादा फोकस करता था उस पर, उस समय पर वो किस तरीके से बिहेव करता था ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हेन आनंद इज़ ऑन हिज इन्वेंशन बिंजेस, यानी कि आनंद जब बहुत ज़्यादा फोकस करता है अपनी इन्वेंशन पे, ही टेक्स अपार्ट ऑल द गैजेट्स इन द हाउस टू करेक्ट पार्ट्स। तो वो क्या करता है, वो घर में जितनी भी गैजेट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेता है और उनके पुर्जे उनके पार्ट्स करेक्ट करता है। इन द प्रोसेस आनंद अपीयर्ड वाइल्ड, और इस समय पर आनंद थोड़ा जंगली टाइप दिखता है क्योंकि अपना वो ध्यान नहीं रखता, अपना मतलब कि कैसा दिख रहा है इसकी परवाह नहीं करता। अनटाइडी, ऐसा भी नहीं रखता कि साफ़ सफाई का भी ध्यान रखता है, मतलब अनटाइडी रखता है, गंदा सा रखता है। एंड अनसिविलाइज्ड, और असभ्य सा रखता है। इन हिज अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस की वजह से, एंड बिहेवियर, और अपने बिहेवियर की वजह से। यानी उसका पूरा ध्यान जब वो कुछ इन्वेंशन में लग जाता है वो पूरी तरह से उस इन्वेंशन में खो जाता है, और उस टाइम वो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उस टाइम पर वो एकदम जंगली सा, अनटाइडी सा और अनसिविलाइज सा उसका लुक हो जाता है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। वाई डिड मिस्टर शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन, यानी कि जब आनंद ने अपनी टाइम मशीन के बारे में बताया तो मिस्टर शर्मा ने उसका विश्वास क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर देखते हैं। मिस्टर शर्मा डिड नॉट बिलीव व्हेन आनंद टोल्ड हिम अबाउट द टाइम मशीन बिकॉज बोपा वॉज नो वेयर टू बी सीन एंड ही अज्यूम्ड दैट ही हैड रन आउट, यानी कि जब आनंद ने मिस्टर शर्मा को बताया कि अपनी टाइम मशीन के बारे में बताया तो मिस्टर शर्मा को उसकी टाइम मशीन के बारे में विश्वास नहीं हुआ क्योंकि बोपा वहाँ कहीं दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने ये कल्पना कर ली, ये मान लिया कि बोपा कहीं भाग गया होगा। और प्रैक्टिकली भी सोचे तो उनके लिए ये आसान नहीं था ना कि अचानक से वो विश्वास कर लेते कि हाँ एक टाइम मशीन है जिसमें बोपा टाइम में कहीं पीछे चला गया है। तो उनको लगा बोपा कहीं भाग गया होगा, तो उन्होंने आनंद की बात पे, टाइम मशीन वाली बात पे विश्वास नहीं किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी, इस स्टोरी को एक एंडिंग देनी है। एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव हैपन टू बोपा, ये एक्सप्लेन करते हुए कि बोपा के साथ क्या हुआ होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। आई अज्यूम दैट बोपा हैड ट्रेवल्ड विद द टाइम मशीन, मैं ये मानता हूँ कि जो बोपा था वो ट्रैवल मशीन के साथ, जो टाइम मशीन थी, टाइम मशीन के साथ वो समय में कहीं पीछे चला गया होगा। एंड डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट थ्रू द टाइम मशीन, यानी कि मैं ये मानता हूँ कि बोपा उस टाइम मशीन में ट्रैवल करके पास्ट में कहीं पीछे चला गया और गायब हो गया। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं लेट अस लर्न। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ इस सेंटेंस में, ये हमें उस स्टोरी से ही ये एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है जिसमें हाईलाइटेड वर्ड्स को, ये क्रैंगिंग का ध्यान रखिएगा। अब इसको ज़रा पढ़ते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। द मोमेंट द डोर ओपन्स, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दिस अलार्म इज स्ट्रिप्ड ऑफ, तभी अलार्म बज उठेगा। एंड मेक्स अ क्रैंगिंग साउंड, और इससे खनखनाहट की आवाज़ आएगी। तो ये हमने देखा था ना, स्टोरी की स्टार्टिंग में ही था कि जब आनंद अपनी बहन अनीता को ये समझा रहा होता है कि मैंने जो ये बर्गलर अलार्म बनाया है कैसे काम करेगा, जब भी कोई दरवाज़ा ओपन करेगा तो ये जो अलार्म है ये बज उठेगा और इसमें से खनखनाहट की आवाज़ आएगी। तो ये जो यहाँ पर हमें ये दिया गया है, ये जो क्रैंगिंग क्या हो गया, खनखनाहट की आवाज़। तो देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन हम बोल रहे हैं वैसी ही साउंड ये क्रिएट कर रहा है। सच साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपोया। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन रहेगी वो रहेगी ओनोमेटोपिया। तो इस तरह के वर्ड्स को, जैसे क्रैंगिंग हो गया, इस तरह के वर्ड्स को हम ओनोमेटोपिया वर्ड्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसको डिफाइन भी किया गया। ओनोमेटोपिया इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट एक्चुअल साउंड्स ऑफ द थिंग दे डिस्क्राइब, यानी जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हो वैसी ही साउंड उन वर्ड्स में से आती है।
जैसे कि जब फायर वर्क एक्सप्लोडिंग की बात हो, जैसे बम का धमाका होता है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बूम। तो ये ओनोमोटोपिया वर्ड है, ठीक है। आगे जब हम बेल की बात करते हैं तो उसकी साउंड कैसी होती है? डिंग डोंग। तो डिंग डोंग क्या है? एक ओनोमोटोपिया वर्ड है। उसके अलावा रेन ड्रॉप्स की साउंड कैसी होती है? पिटर पैटर। तो ये ओनोमोटोपिया वर्ड है। उसके अलावा जो क्लॉक होती है उसकी साउंड होती है टिक टॉक। तो ये टिक टॉक एक ओनोमोटोपिया वर्ड्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओनोमोटोपिया के। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है। रीड द साउंड वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी इन कॉलम 1। अब कॉलम 1 में हमें कुछ ऐसे साउंड वर्ड्स दिए गए हैं जो कि स्टोरी में भी यूज़ हुए हैं। कंप्लीट कॉलम 2 बाय मैचिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ कॉलम 2 में हमें ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं ना, इन वर्ड्स के एक्सप्रेशंस यहाँ पर कॉलम 2 में दिए गए हैं। तो हमें इनके सामने सही इनके जो भी वर्ड्स ऐसे क्रैश है तो इसके सामने कौन सा एक्सप्रेशन आएगा वो तो खैर हमें दिया ही गया है सोल्व करके। हमिंग के सामने कौन सा एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, हिस्ट के सामने कौन सा एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, और जो एक्सप्रेशन है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल में करके दिखाया गया है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर वर्ड दिया गया क्रैश। क्रैश का एक्सप्रेशन है वो ये वाला होगा, सडन लाउड साउंड ऑफ ब्रेकिंग। सडन लाउड साउंड ऑफ ब्रेकिंग यानी किसी चीज़ के टूटने पर जो अचानक से जो तेज़ आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं क्रैश। इसके बाद है हमिंग। हमिंग क्या होता है? हमिंग के लिए जो मैच करेगा वो ये होगा, अ कॉन्टीन्यूस लो एंड सूदिंग साउंड, यानी कि एक लगातार आने वाली एक धीमी और एक मतलब बहुत ही धीमी सी आवाज़ इसको कह सकते हैं। और सूदिंग का मतलब हो गया जो सुखदायक, मतलब अच्छी लगती है। तो हमिंग के सामने हमने यही लिखा है, अ कॉन्टीन्यूस लो एंड सूदिंग साउंड। अब अगला है थर्ड, हिस्ट। हिस्ट का मतलब होता है विस्पर्ड एंग्री, यानी कि गुस्से में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाना। तो हिस्ट के सामने हम लिखेंगे विस्पर्ड एंग्री। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हैमरिंग यानी हथौड़े की आवाज़, सोइंग यानी आरी की आवाज़, क्रैटरिंग यानी खड़खड़ाहट की आवाज़। इसके लिए एक्सप्रेशन रहेगा कॉन्स्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइजेज, यानी लगातार आने वाली जो कंस्ट्रक्शन की शोर होता है ना, कंस्ट्रक्शन का लाउड शोर होता है, वो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमें पता चल रहा है। तो इसके सामने हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट एंड लाउड कंस्ट्रक्शन नॉइजेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, रीड द हाईलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसी टेक्स्ट से हमें यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें ये हाईलाइटेड फ्रेज जो है ना इसको ध्यान में रखना है। अब इसको पढ़ते हैं। वेल दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस, यानी कि उसके बाद फिर घर में जो शांति थी, जो खामोशी थी वो ख़त्म हो गई। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस पे, पीस एंड क्वाइट, ठीक है। द हाईलाइटेड फ्रेज डिस्प्लेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जनरली यूज टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। यहाँ पर आपको जो ये हाईलाइटेड फ्रेज बताया गया पीस एंड क्वाइट, इसमें क्या होता है कि दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक फिक्स ऑर्डर में। सच फ्रेजेज आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, इनको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स कहते हैं। अब बाइनोमियल्स के बारे में यहाँ पर डिफाइन भी इसकी बताई गई है, डेफिनेशन। बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, इसमें दो वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर पीस भी आ गया और क्वाइट भी आ गया। यूजली लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन सच एज एंड और, ये या तो एंड से जुड़े होते हैं या और से जुड़े होते हैं। दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, और इनको एक फिक्स ऑर्डर में ही हमेशा यूज़ किया जाता है। द टू वर्ड्स कन्वे अ सिंगल मीनिंग और एन अपोजिट, और ये जो दो वर्ड्स होते हैं ये या तो सिंगल मीनिंग यानी एक ही अर्थ बताते हैं, या फिर अपोजिट यानी कि अपोजिट अर्थ भी ये बताते हैं, अपोजिट मीनिंग भी बताते हैं। तो या तो सेम मीनिंग भी हो सकता है इन दोनों को मिला के, या एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। अभी जब हम आगे इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तो इनके मतलब सेम होते हैं और कहाँ ये अपोजिट मीनिंग भी बताते हैं। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद द करेक्ट पेयर्स इन कॉलम 2 टू मेक बाइनोमियल्स, यानी कॉलम 1 में से आपको यहाँ से ये वर्ड्स लेने हैं, जैसे कि सेफ लिया मान लीजिए, उसके साथ या तो एंड आएगा या फिर और आएगा, कोई एक आएगा, और उसके बाद यहाँ से कौन सा वर्ड आएगा इन सब में से वो भी हमें चेक करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर है सेफ, सेफ के साथ आप यूज़ करेंगे एंड, और उसके साथ आएगा साउंड, ये जो ई ऑप्शन है ना साउंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पर ये सेफ था, यहाँ से हमने ये एंड यूज़ किया, और यहाँ से हमने ये साउंड लिया। तो यहाँ पर इसके सामने आप आंसर कॉलम 2 में ऐसे लिखेंगे, ई ऑप्शन के साथ मैच किया ना हमने इसको, क्योंकि ये ई ऑप्शन था आपका, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन भी बता दिया ई,
सेफ एंड साउंड, जिसका मतलब होता है सुरक्षित एवं सुदृढ़। तो यहाँ पर ये दोनों सेम मीनिंग को ही बता रहे हैं। अब इसके बाद सेकंड देखिए, यहाँ पर है ओट्स। अब ये ओट्स के साथ क्या आएगा, इसके साथ भी ये एंड ही आएगा, ओट्स एंड, और उसके साथ यहाँ से पहले देख लेते हैं, ओट्स, उसके साथ ये एंड यूज़ करेंगे और यहाँ पर आएगा एंड्स, तो इसके साथ हम ऐसे लिखेंगे ओट्स एंड एंड्स। और ये एफ ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर लिखा एफ, ओड, यहाँ पर बल्कि एस और आ जाएगा, ओट्स एंड एंड्स। और ओड एंड एंड्स का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती, मिसलेनियस चीज़ें होती है जो आपके ड्रॉर्स में या स्टोर रूम में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेक। मेक के साथ हम यूज़ करेंगे और उसके साथ ये ए ऑप्शन आएगा ब्रेक, मेक और ब्रेक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये मेक हुआ, ये और लिया और साथ में ब्रेक, तो ये ए ऑप्शन लेंगे, मेक और ब्रेक, या तो बना दो या तोड़ दो। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों अपोजिट मीनिंग बता रहे हैं, मेक और ब्रेक। ये भी बाइनोमियल है, और के द्वारा जुड़े हुए हैं, मेक और ब्रेक, लेकिन ये अपोजिट मीनिंग वाले हैं। अब इससे नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं, प्रोस। प्रोस के साथ हम किसको लेंगे, एंड को, प्रोस एंड, और ये बी ऑप्शन कॉन्स, इसका मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ से ये हमने प्रोस लिया, साथ में हम लेंगे इसके एंड, और उसके साथ लेंगे कॉन्स, जो कि बी ऑप्शन में था, प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पर भी ये अपोजिट मीनिंग आ रहे हैं ना दोनों के। और यहाँ पर हमने बी क्यों लिखा, क्योंकि ये जो कॉन्स था ये हमें ये बी ऑप्शन से मिला था यहाँ से, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से लेंगे नाउ, उसके साथ आएगा और सी ऑप्शन लेंगे नेवर, नाउ और नेवर, या तो अभी या फिर कभी नहीं। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से नाउ लिया, यहाँ से और उसके बाद लिया सी ऑप्शन नेवर, सी ऑप्शन के हिसाब से लिखेंगे नाउ और नेवर। उसके बाद अगला जो देखते हैं लास्ट सिक्स पार्ट में है गिव। गिव लेंगे, गिव के साथ हम लेंगे एंड, गिव एंड, और ये डी ऑप्शन लेंगे टेक, गिव एंड टेक। तो यहाँ से ये गिव आया और यहाँ से हमने ये एंड लिया और उसके साथ ये डी ऑप्शन से लिया टेक, गिव एंड टेक। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बाइनोमियल से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद सुटेबल बाइनोमियल्स फ्रॉम वन। यानी अभी जो हमने ये बाइनोमियल्स देखे, सेफ एंड साउंड, ओड एंड एंड्स, मेक और ब्रेक, प्रोस एंड कॉन्स, नाउ और नेवर, गिव एंड टेक, इन्हीं का यूज़ करके यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेसेस को हमें फिल करना है और ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, दिस प्रोजेक्ट विल बी अ डैश मूवमेंट फॉर आवर टीम्स सक्सेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेक और ब्रेक। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, दिस प्रोजेक्ट विल बी अ मेक और ब्रेक मूवमेंट फॉर आवर टीम सक्सेस। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी टीम की सक्सेस के लिए मेक और ब्रेक मूवमेंट होगा। ये जो मेक और ब्रेक मूवमेंट होता है ना, इसको हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी कहते हैं। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी टीम के सक्सेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट होगा। अब सेकंड देखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वी वर रिलीव्ड टू अराइव होम डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेफ एंड साउंड। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, इसको देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, एक बहुत लंबे सफ़र के बाद, वी वर रिलीव्ड टू अराइव होम, हमें बहुत ही शांति मिली, आराम मिला घर पहुँच के, सेफ एंड साउंड, यानी कि जब हम सुरक्षित और सुदृढ़ता के साथ हम घर पहुँच गए, यानी सेफ एंड साउंड हम जब हम घर पे पहुँच गए तो एक लंबी जर्नी के बाद, तो हमें बहुत रिलीफ मिला, बहुत आराम मिला। अब थर्ड देखते हैं, एवरी फ्रेंडशिप वर्क्स वेल व्हेन देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ डैश। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गिव एंड टेक। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, एवरी फ्रेंडशिप वर्क्स वेल व्हेन देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। यानी हर फ्रेंडशिप तभी सही से काम करती है, तभी वो फ्रेंडशिप चलती है जब उसमें एक सही बैलेंस होता है गिव एंड टेक का। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, शी ऑर्गेनाइज्ड ऑल द डैश इन द कबर्ड टू मेक स्पेस फॉर न्यू क्लोथ्स। अब यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओट्स एंड एंड्स। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, शी ऑर्गेनाइज्ड ऑल द ओट्स एंड एंड्स इन द कबर्ड टू मेक स्पेस फॉर न्यू क्लोथ्स। यानी कि जितनी भी मिसलेनियस चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसने उनको सही से ऑर्गेनाइज कर दिया कबर्ड में, ताकि नए कपड़ों के लिए जगह बन सके। अब ज़रा फिफ्थ देखते हैं, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वे द डैश केयरफुली।
तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जिस बारे में भी डिसीजन लेने वाले, जो हम डिसीजन लेंगे उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, इसको हमें नाप लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए केयरफुली। अब जरा 6th देखते हैं। दिस इज़ आवर फाइनल चांस टू परफॉर्म ऑन स्टेज, इट इज़ डैश। तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ और नेवर। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इज़ आवर फाइनल चांस टू परफॉर्म ऑन स्टेज, ये हमारा फाइनल चांस है स्टेज पे परफॉर्म करने का। इट इज़ नाउ और नेवर, यानी अगर अभी हमने अच्छा कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर ये जो भी है हमारे लिए ये चांस ख़त्म हो जाएगा। तो नाउ और नेवर का मतलब है या तो अभी या फिर कभी नहीं। अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर हमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, इनका यूज़ करके हमें यहाँ पर क्या करना है, ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, ये ब्लैंक स्पेसेस को हमें फिल करना है जिससे कि पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या यहाँ पर क्या दिया गया। इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी, एंड वी डैश टाइम टू सेट अप फॉर द फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रैन आउट ऑफ। यहाँ पर कहाँ दिया था रैन आउट ऑफ, ये रहा। अब इसको ज़रा एक साथ पढ़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं। इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग यानी बारिश हो रही थी, एंड वी रैन आउट ऑफ टाइम यानी हमारे पास समय नहीं बचा है इतना, टू सेट अप फॉर द फंक्शन कि हम फंक्शन की तैयारी कर सकें। अब आगे देखते हैं। सो वी क्विकली डैश सम डेकोरेशंस यूजिंग वट एवर मटीरियल्स वी हैड। तो जो भी मटीरियल हमारे पास था हमने फटाफट से उससे ही जो भी थी डेकोरेशन कर ली। तो ये अचानक से जल्दबाजी में जब हम कुछ फटाफट से तैयारी कर लेते हैं इसको कहते हैं रिग्ड अप। तो यहाँ पर आएगा रिग्ड अप। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, रिग्ड अप, यानी कि फटाफट से बस जो भी डेकोरेशन हम कर सकते थे फटाफट से हमने वो कर लिया, यानी जो भी मटीरियल हमारे पास अवेलेबल था उसका यूज़ किया और फटाफट से डेकोरेशन कर ली। अब उसके बाद देखते हैं। वी एक्सीडेंटली डैश द फायर अलार्म बिकॉज ऑफ द स्मोक फ्रॉम द बोन फायर, यानी कि बोन फायर का जो स्मोक था उसकी वजह से हमने गलती से फायर अलार्म बजा दिया। तो इसके लिए यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रिप्ड ऑफ। वी एक्सीडेंटली ट्रिप्ड ऑफ द फायर अलार्म, हमने एक्सीडेंटली गलती से फायर अलार्म बजा दिया बोन फायर के स्मोक की वजह से। तो अभी तक हम क्या क्या यूज़ कर चुके हैं, रैन आउट ऑफ, रिग्ड अप और उसके अलावा ट्रिप्ड ऑफ भी हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। थैंकफुली द रेन डैश जस्ट एज द गेस्ट वर अराइविंग, यानी जैसे ही गेस्ट आ रहे थे तभी रेन कम हो गई। तो कम होने के लिए हम यहाँ से क्या लेंगे, लेट अप। लेट अप मतलब कम हो जाना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट अप। अब आगे देखते हैं। एंड डिस्पाइट ऑल द क्योज, यानी जितनी भी हफड़ा दफड़ी मची, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, द फंक्शन डैश टू बी अ ह्यूज सक्सेस। तो यहाँ पर आएगा टर्नड आउट। तो यहाँ पर ये 5th वाले में आप लिखेंगे टर्नड आउट, यानी इतने सारे क्योस के बाद, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी जो फंक्शन था वो एक बड़े ह्यूज सक्सेस में चेंज हो गया, एक ह्यूज सक्सेस बन गया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जो ये समारोह था, जो ये प्रोग्राम था, ये बहुत सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ईडियम्स, यानी कि मुहावरों के बारे में, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं मतलब उससे डिफरेंट होता है। लिखा कुछ होता है लेकिन मतलब डिफरेंट होता है। कैसे, देखिए। रीड द हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इसी स्टोरी से लेकर हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें देखना है। अब ज़रा ये सेंटेंस देखिए जो कि चैप्टर से ही दिया गया है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ही हैज़ गॉट ऑन पापास नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि जब आनंद ने पापा को इतना परेशान किया हो या फिर किसी को इतना डराया हो कि वो मरी जाए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके डराने से कोई मर गया हो, यानी कि लिखा कुछ और हुआ और मतलब कुछ और है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उसने पापा को परेशान किया हो या फिर किसी को बहुत ज़्यादा डरा दिया हो। तो ये ईडियम है, यानी कि मुहावरा है। तो यही यहाँ पे लिखा था, हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड ईडियम्स। अब ईडियम की थोड़ी और डेफिनेशन यहाँ बताई गई है। एन ईडियम इज़ अ फ्रेज और एक्सप्रेशन दैट हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। यानी ईडियम में जो शब्द लिखे होते हैं उसका मतलब उससे डिफरेंट ही होता है। इट इज़ लाइक अ स्पेशल सेइंग, ये खास तरीके से इन ईडियम्स को बोला जाता है। दैट पीपल अंडरस्टैंड इन अ स्पेसिफिक वे, और लोग उसको एक अलग ही तरीके से समझते हैं। और आपको ईडियम्स के बारे में पता ही होगा, कोई भी अगर ईडियम बोलेगा तो आप समझ जाएंगे। यह एग्जाम्पल भी दिया गया। फॉर एग्जाम्पल,
इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जब हम कहते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स इट्स रेनिंग वेरी हैविली। अब लिखा क्या हुआ है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स और डॉग्स इसका मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब ये है कि जो रेन हो रही है वो बहुत हैवी रेन हो रही है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इडियम्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब यहाँ पर हमें ये सेंटेंसेस दिए गए, इनको कंप्लीट करना है, और जो कंप्लीट करना है वो ईडियम्स का यूज़ करके कंप्लीट करना है, और वो ईडियम्स चैप्टर में से ही है, जो टेक्स्ट में से ही है, वो यहाँ पर हमें दिए भी गए हैं। जैसे कि ये पहला ईडियम हो गया लिविंग द कोस्ट क्लियर, गेट ऑन आवर नर्व्स, फेल ओवर आवर सेल्व्स, ऐसे ही अगला दिया हुआ है ये बड़ा फ्राइटन मी हाफ टू डेथ, और फिर गेट अ शेलिंग। तो इन्हीं ईडियम्स का यूज़ करके अब यहाँ पर हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला देखिए, शेखर न्यू ही वुड डैश फॉर ब्रेकिंग हिज मदर्स फेवरेट फ्लावर वास। यानी कि इतनी सेंस हमें मिल गई कि शेखर से अपनी माँ का जो उनका जो फेवरेट फ्लावर वास है वो टूट गया है, तो इससे अब क्या होगा, गेट अ शेलिंग, यानी कि उसे डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, गेट अ शेलिंग। अब वैसे तो अगर शेलिंग का मतलब देखें तो शेलिंग का मतलब होता है जैसे जब कोई वॉर होती है तो उसमें जो ये बम चलते हैं, गोलियां चलती है, इसको हम कहते हैं कि शेलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये ईडियम की तरह यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि उससे अपनी शेखर को पता था कि उसने गलती की है, उससे उसकी माँ का फेवरेट फ्लावर वास टूट गया, तो उसको डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है डांट पड़ना। तो यही ईडियम्स की खास बात होती है कि जो शब्द लिखे होते हैं मतलब उससे अलग होता है। अब अगला देखिए सेकंड, वी डैश ट्राइंग टू हेल्प द इंजर्ड डॉग एंड गेट इट टू द वेट एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि इंजर्ड डॉग की हेल्प करने के लिए और उसको जल्दी से जो ये वेट होते हैं जहाँ पर ये एनिमल्स का इलाज किया जाता है वहाँ पहुँचाने के लिए हमने खुद को झोंक दिया, यानी पूरी तरह से हम लग गए। उसके लिए आएगा फेल ओवर आवर सेल्व्स। तो अब इसको पढ़ते हैं, वी फेल ओवर आवर सेल्व्स ट्राइंग टू हेल्प द इंजर्ड डॉग एंड गेट इट टू द वेट एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि इंजर्ड या घायल कुत्ते की मदद करने के लिए और उसको जल्दी से जल्दी उसके जानवरों के डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए हमने खुद को झोंक दिया, पूरी तरह से उसमें लग गए। अब थर्ड देखते हैं, फेजी डिस्ट्रैक्टेड कंचन, फेजी ने कंचन का ध्यान भटकाया डैश फॉर अस टू गेट इनसाइड द रूम टू प्रिपेयर द बर्थडे सरप्राइज, ताकि हम अंदर घुस जाएं और बर्थडे सरप्राइज की तैयारी करें। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे लिविंग द कोस्ट क्लियर। इसका मतलब इस ईडियम का यहाँ पर मतलब अब क्या होगा, इस ईडियम का मतलब है कि रास्ता क्लियर कर देना। तो वैसे तो लिविंग द कोस्ट, कोस्ट क्या होता है, समुद्र का किनारा, लेकिन यहाँ पर इसका वैसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब है फैजी ने कंचन का ध्यान थोड़ा सा भटकाया और इससे हमारे लिए रास्ता क्लियर हो गया कि हम अंदर चले जाएं रूम में और बर्थडे सरप्राइज़ की तैयारी करें। अब ज़रा फोर्थ देखते हैं, द कॉन्स्टेंट पावर फ्लैक्चुएशंस ड्यूरिंग मीटिंग्स कैन डैश। यानी कि मीटिंग्स के दौरान जो ये लगातार पावर फ्लैक्चुएशन हो रही है, लाइट कम ज़्यादा हो रही है, लाइट आ जा रही है, तो इसके लिए क्या होगा, गेट ऑन आवर नर्व्स, इससे हम परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट ऑन आवर नर्व्स, यानी कि मीटिंग के दौरान लाइट का आना जाना, इससे हम परेशान हो सकते हैं। अब ज़रा फिफ्थ देखते हैं, व्हेन आई एम अलोन एट होम, यानी कि जब मैं घर पर अकेला होता हूँ या होती हूँ, एनी अनएक्सपेक्टेड लाउड नॉइस इन द नाइट कैन डैश। तो रात के समय अगर कोई एकदम से कोई ज़ोरदार आवाज़ हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वाला इडियम, फ्राइटन मी हाफ टू डेथ। इसका मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्राइटन मी हाफ टू डेथ। व्हेन आई एम अलोन एट होम, जब मैं घर पर अकेला होता हूँ या होती हूँ, एनी अनएक्सपेक्टेड लाउड नॉइस इन द नाइट कैन फ्राइटन मी हाफ टू डेथ। उस समय रात में अगर कोई ज़ोरदार आवाज़ हो जाए तो मैं बहुत डर जाता हूँ या बहुत डर जाती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको ध्यान दीजिएगा। इट वॉज, अब वॉज आया ना, ये हाईलाइटेड है। इट वॉज इंडीड द फेलो who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses। जैसा कि हमने स्टोरी में देखा था कि जब आनंद और अनीता ने भोपा को देखा था और उन्होंने कहा कि अरे ये तो वही आदमी है जिसने अभी कुछ समय पहले ही हमारे इस कॉलोनी में, हमारे इस कंपाउंड में साफ़ सफाई करने का काम शुरू किया था। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये वॉज यूज़ हुआ, इससे पता चलता है कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, और यहाँ पर ये हैड आया। हैड जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि पास्ट परफेक्ट के लिए यूज़ होती है, उसके साथ ये बिगन आया जो कि बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से पता चलता है यहाँ पर ये पास्ट
परफेक्ट टेंस है। मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले समझा देता हूँ कि जब आप पास्ट में दो एक्शन देखते हैं जो पहले हो चुके हैं तो उसमें आपको ऑर्डर देखना होता है, कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब वो मेरे घर आया तब मैं घर से जा चुका था, तो इसमें दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं। लेकिन पहले कौन सा हुआ, जब वो मेरे घर आया तो मैं घर से जा चुका था, यानी मैं पहले ही जा चुका था। तो उसमें भी जो पहले हुआ होता है ना काम, वो पास्ट परफेक्ट की तरह आता है, और जो बाद में हुआ होता है वो सिंपल पास्ट की तरह आता है। ये आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब उसने मुझे फ़ोन किया तब मैं सो चुका था। अब दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन उसमें ऑर्डर देखिए पहले कौन सा हुआ। जब उसने मुझे फ़ोन किया मैं सो चुका था, तो मैं पहले ही सो चुका था, ये पहले हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट की तरह लिखा जाएगा। और जब उसने मुझे फ़ोन किया, ये क्योंकि बाद में हुआ, तो ये सिंपल पास्ट की तरह लिखा जाएगा। अब यही चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। हेयर वी रेफर टू टू कंप्लीटेड एक्शंस। द रिसेंट पास्ट, एक तो हुआ रिसेंट पास्ट में जो कि न्यू एक्शन है जो कि बाद में हुआ, एंड द लेटर पास्ट ओल्ड एक्शन, और एक वो जो कि पहले हो चुका है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन मेन यहाँ पर है। ये अंडरलाइन द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करने के लिए कहा गया है, एक तो ये कि जो दो सेंटेंसेस यहाँ पर हमें दिए गए हैं उनमें हमें एक तो सिंपल पास्ट को अंडरलाइन करना है और एक पास्ट परफेक्ट को अंडरलाइन करना है। यानी जो सिंपल पास्ट टेंस है उसको अंडरलाइन करना है और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस देखिए, माँ हैड रश्ड इनटू सी व्हाट द रैकेट वॉज ऑल अबाउट, यानी कि क्या हो गया है, किस बात का शोर मच रहा है, इसको जानने के लिए माँ तेज़ी से भागी। अब यहाँ पर ये हैड रश्ड आ गया ना, हैड आ गया और वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है। तो हैड रश्ड को मैंने थोड़ा रेड में किया और अंडरलाइन किया है, ये है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर सॉपिंग वेट एंड स्काउरिंग, और उन्होंने जाकर क्या देखा कि जो पापा थे वो पूरे भीग चुके थे और कह सकते हैं कि गुस्से में थे, भीग चुके थे और गुस्से में थे। तो यहाँ पर ये सेकंड वर्ब यूज़ हुई ना, फाउंड, तो सेकंड वर्ब आ गई, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। तो फाउंड को अंडरलाइन किया और ये सिंपल पास्ट है। अब देखिए इसको पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। फाउंड हमें ऐसे पता चला कि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए ऐसे तो ये होता है सिंपल पास्ट, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सिंपल पास्ट। हेड आ गया, यहाँ पे साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। दूसरा तरीका ये कि इनका ऑर्डर देखिए कि पहले जो मदर थी, जो माँ थी, वो पहले भागी देखने के लिए और उसके बाद उन्होंने क्या पाया कि पापा भीगे हुए हैं और गुस्से में हैं। तो इससे हमें ऑर्डर पता चलता है कि जो पहले काम हुआ, देखिए दोनों काम पास्ट में हुए, उसमें जो पहले हुआ ना, पास्ट में जो पहले हुआ वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है। ये वाला पहले हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, और उसके बाद जो हुआ वो ये वाला काम हुआ तो ये सिंपल पास्ट में होगा। तो जब भी आपके पास पास्ट में दो आपको घटनाएं बताई जाए, दो काम बताए जाए, तो उसमें ऑर्डर देखना होता है। जो उसमें भी पहले हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट और जो उसमें बाद में हुआ होता है वो सिंपल पास्ट। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, अगर सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट, और अगर हेड आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई तो पास्ट परफेक्ट। ये भी एक तरीका होता है। अब अगला सेंटेंस देखिए, आनंद हैड वैनिश्ड, यहाँ में सिंपली पता चल गया, हेड आ गया, साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गई, ये पास्ट परफेक्ट है। तो हैड वैनिश्ड को मैंने अंडरलाइन किया, ये पास्ट परफेक्ट है, ये भी बता दिया। आनंद हैड वैनिश्ड बाय दिस टाइम, इस समय तक आनंद गायब हो चुका था या कहीं भाग गया था। एंड रीअपियर्ड, ये सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, इसका मतलब ये, इसको अंडरलाइन किया और ये है सिंपल पास्ट। ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल डाउन, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये फिर से पास्ट परफेक्ट हो गया इधर। तो तीनों बता दिए, पहला हैड वैनिश्ड पास्ट परफेक्ट, फिर रीअपियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, फिर हैड कूल्ड, हैड साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कूल्ड की थर्ड फॉर्म कूल्ड, तो ये भी पास्ट परफेक्ट। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि आनंद गायब हो चुका था उस समय तक और वापस तभी नज़र आया जब जो पापा का गुस्सा था वो शांत हो गया था, वो शांत हो चुके थे, उसके बाद वो वापस नज़र आया। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है या तो सिंपल पास्ट के द्वारा या पास्ट परफेक्ट फॉर्म के द्वारा। अब यहाँ पर हमें ऑर्डर चेक करना पड़ेगा कि दोनों ही काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन उसमें से भी जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट की तरह आएगा, जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट की तरह आएगा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
आफ्टर रोहन, ये ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर फिनिश का यूज़ करना है हमने। आफ्टर रोहन डैश हिज होमवर्क ही, फिर ये डिसाइड का यूज़ करना है, टू गो फॉर अ वॉक। तो इससे क्या सेंस मिल रही है कि होमवर्क फिनिश करने के बाद रोहन ने ये डिसाइड किया कि वो वॉक पे जाएगा। तो दोनों ही काम पास्ट में, पहले कौन सा हुआ, होमवर्क फिनिश करने के बाद, तो ये काम पहले हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट आएगा। यहाँ हम लिखेंगे हैड और ये फिनिश का यूज़ करके लिखेंगे फिनिश्ड, क्योंकि फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद यहाँ पर डिसाइड की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि सिंपल पास्ट की तरह यूज़ होगा, जिसमें डिसाइड की सेकंड फॉर्म होगी डिसाइडेड। अब इसको पढ़ते हैं। आफ्टर रोहन हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना काम कंप्लीट करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, फिर उसने डिसाइड किया कि वो वॉक के लिए जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट आएगा और ये वाला पार्ट आपका सिंपल पास्ट है। अब उसके बाद देखिए, ही डैश द हाउस, लीव, इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेफ्ट। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताऊँगा। ही लेफ्ट द हाउस एंड रियलाइज्ड, और फिर उसने रियलाइज किया। ही, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ही लेफ्ट द हाउस एंड रियलाइज्ड ही, और ये फॉरगेट, और उसके बाद हिज कीज इनसाइड, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि वो चाबी तो अंदर ही भूल आया था। तो सबसे पहले ये काम हुआ कि वो चाबी पहले ही अंदर भूल आया था। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हैड फॉरगॉटन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हैड फॉरगॉटन। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं और इसकी सेंस समझते हैं। ही लेफ्ट द हाउस एंड रियलाइज, यानी कि वो जब घर से बाहर आया तो उसने रियलाइज़ किया। ही हैड फॉरगॉटन हिज कीज इनसाइड, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो चाबियाँ तो घर में ही भूल आया है। तो यहाँ पर लेफ्ट और रियलाइज ये सिंपल पास्ट हुए और हैड फॉरगॉटन पास्ट परफेक्ट हुआ। अब अगला सेंटेंस देखिए, बाय द टाइम वी डैश, फिर रीच का यूज़ करेंगे द स्टेशन, यानी जब तक हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन डैश ऑलरेडी लीव, यानी कि जब तक हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ, ट्रेन पहले जा चुकी थी यहाँ, तो इसमें बी पार्ट में तो पास्ट परफेक्ट आएगा, और ये जो रीच है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, ये सिंपल पास्ट की तरह आएगा। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखा, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुँचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि तब तक ट्रेन जा चुकी थी। वी डैश फॉर द नेक्स्ट वन टू अराइव, फिर हमने अगली ट्रेन का वेट किया, वी वेटेड, तो ये सिंपल पास्ट की तरह आएगा, वी वेटेड फॉर द नेक्स्ट वन टू अराइव, फिर हमने अगली ट्रेन आने का इंतज़ार किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग द टाइम एक्सप्रेशंस in the boxes given below and rewrite them using the past perfect tenses. An example has been done for you. यहाँ पर हमें सेंटेंसेस के पेयर दिए गए जिनको कि कंपेयर करना है। पहले तो देखिए, यहाँ पर ओल्ड एक्शन है और यहाँ पर न्यू एक्शन है। जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं कि पास्ट के दो एक्शंस की बात हो रही है और एक ही सेंटेंस में, मतलब एक ही बार में हमें इस तरीके से घटनाएं बताई गई है कि एक काम पहले हुआ और एक काम उसके बाद हुआ, लेकिन दोनों ही पास्ट में हुए। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को कंबाइन करना है टाइम एक्सप्रेशंस का यूज़ करके। टाइम एक्सप्रेशंस यहाँ पर है, या तो बिफोर का यूज़ करेंगे, या आफ्टर, या बाय द टाइम, या फिर व्हेन का यूज़ करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करने को बोला गया है। एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, रोहन हैड पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, यानी कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले रोहन ने अपना सूटकेस पैक कर लिया था। तो पहले कौन सा काम हुआ, रोहन ने सूटकेस पैक किया था, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आया, ठीक है। और लेफ्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बाद में हुआ, यदि वो घर के लिए, घर से एयरपोर्ट के लिए बाद में निकला, ये पास्ट परफेक्ट, ये सिंपल पास्ट, और जो आपका टाइम एक्सप्रेशन है वो बिफोर यूज़ हुआ। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब हमें इन दोनों को, ओल्ड एक्शंस और न्यू एक्शंस को कंबाइन करना है टाइम एक्सप्रेशंस का यूज़ करके। तो जहाँ पर जो ये पहला दिया गया, ये तो खैर हमें सॉल्व कर भी दिया गया, इसी से रिलेटेड है। रोहन पैक्ड हिज सूटकेस, बिफोर का यूज़ हुआ, और उसके आगे क्या था, ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो इसको यहाँ पर फिर से हमने लिख दिया है, रोहन हैड पैक्ड हिज सूटकेस बिफोर ही लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले रोहन ने अपना सूटकेस पैक कर लिया था। तो हैड पैक्ड यहाँ पर किसको दिखा रहा है, पास्ट परफेक्ट को, और टाइम एक्सप्रेशन कौन सा हुआ, बिफोर। अब अगला देखते हैं सेकंड वाला। तो यहाँ पर क्या है, वी स्टार्टेड वर्क, उसके साथ हम यूज़ करेंगे बिफोर, और उसके बाद आएगा ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग। तो इसको यूज़ करके क्या बनाएंगे, वी हैड स्टार्टेड वर्क बिफोर ही अराइव्ड इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में उसके पहुंचने से पहले हम अपना काम शुरू कर चुके थे। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया और यहाँ पर ये टाइम एक्सप्रेशन आ गया बिफोर। अब ज़रा थर्ड देखते हैं,
दे सेट अप द टेंट्स, और उसके साथ यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, द अदर्स ब्रॉट फूड एंड मेडिसिन, और साथ में आएगा बाय द टाइम। अब इसको यूज़ करके देखिए कैसे बनेगा ये। दे हैड सेट अप द टेंट्स, उन्होंने टेंट लगा दिया था, सेटअप कर लिया था टेंट का। बाय द टाइम द अदर्स ब्रॉट फूड एंड मेडिसिन, यानी जिस समय तक बाकी लोग खाना और मेडिसिन लेकर आए उन लोगों ने टेंट एकदम सेट कर लिया था। तो ये हैड सेटअप हो गया पास्ट परफेक्ट, और जो टाइम एक्सप्रेशन आया वो है बाय द टाइम। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट, और उसके बाद यहाँ यूज़ होगा व्हेन, और उसके बाद दे हर्ड द टीचर कमिंग। अब इसको हमने कैसे लिखा है देखिए, द स्टूडेंट्स बिकेम क्वाइट, स्टूडेंट्स चुप हो गए, शांत हो गए, व्हेन दे हैड हर्ड द टीचर कमिंग। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा काम हुआ। पहले उन्होंने टीचर के आने की आवाज़ सुनी, उनको पता चला टीचर आ रही है, तो उससे पहले उसके बाद फिर वो चुप हो गए। तो बाद में जो काम हुआ वहाँ पर आएगा कि वो चुप हो गए, तो वो सिंपल पास्ट हो गया, वो दे बिकेम क्वाइट, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट। पहले कौन सा काम हुआ उसके साथ आएगा हैड हर्ड, हैड मतलब थर्ड फॉर्म, और साथ में वर्ब की हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब, और हर्ड हो गया थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट है। तो ये काम पहले हुआ ना, पहले उन्होंने आवाज़ सुनी टीचर के आने की, तो पहले हुआ, और जो पहले हुआ उसको हम कैसे लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट। जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट, और टाइम एक्सप्रेशन क्या आया, व्हेन। तो जब बच्चों ने टीचर के आने की आवाज़ सुनी तो वो शांत हो गए, चुप हो गए। अब अगला देखते हैं, द विलेजर्स लेफ्ट द विलेज, इसके साथ क्या जोड़ना है हमें, द फ्लड सबमर्ज्ड द एंटायर एरिया। तो इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करेंगे वो होगा बिफोर। अब कैसे होगा देखिए, द विलेजर्स हैड लेफ्ट द विलेज, यानी जो विलेजर्स है वो पहले ही गांव छोड़ चुके थे। बिफोर द फ्लड सबमर्ज्ड द एंटायर एरिया, इससे पहले कि फ्लड की वजह से वो सारा एरिया डूब गया, उससे पहले ही विलेजर्स गांव छोड़ चुके थे। तो ये हेड लेफ्ट बता रहा है पास्ट परफेक्ट, और टाइम एक्सप्रेशन कौन सा यूज़ हुआ, बिफोर। और यहाँ पर ये जो सबमर्ज्ड है ये आपका दिखा रहा है सेकंड फॉर्म है ना, तो ये आपका सिंपल पास्ट है। हालांकि इसको बताने की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें ये दो चीज़ें बतानी है कि ये पास्ट परफेक्ट है और ये टाइम एक्सप्रेशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।